जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। हम बताए हुए थे पेपर 2 के लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये आपको हेल्पफुल मिलेगी। यदि 40 क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं तो आपका पेपर 2 का पूरा तैयारी हो जाएगा। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक बता चुके थे। आज की वीडियो में आगे देखेंगे। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे चर्चा करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं भाईचारा की प्रतिमूर्ति की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा का माध्यम एवं त्रिभाषा सूत्र के विकास पर प्रकाश डालें। इन दोनों क्वेश्चन का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी ज़रूर जाके देखें। आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता का जो अधिकार दिया है एवं भाईचारा की प्रतिमूर्ति की विवेचना करें। कि भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता, न्याय, समानता और जो भाईचारा के बारे में बताया गया है, उनका जो है वर्णन करना है इस प्रश्न में। तो आइए इसको फुल तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये इसको पूरा देखने का प्रयास करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि ये पूरा वीडियो देखते हैं तो 2 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। देखिए, 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान में अनेक उपबंध हैं जिनका भारतीय शिक्षा के विकास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वास्तव में जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, वे हमारे संविधान में निहित है। देखिए, हमारा प्रस्तावना किस प्रकार से दिया गया है। देखिए, हम भारत के लोग, जो स्टार्ट होता है हमारे संविधान का प्रस्तावना, तो हमसे शुरू होता है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों हेतु न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता यानी समानता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बंधुता यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। देखिए, ये हमारा संविधान की प्रस्तावना है। इंग्लिश में ये है। देखिए, देखिए हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता की बात की गई है, उसको देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि मतलब प्रस्तावना ही हो गया, ठीक है। देखिए, संविधान की इस प्रस्तावना में 4 आदर्श दिए गए हैं। क्या-क्या? देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। वास्तव में इस कारण शामिल किए गए कि सामाजिक असमानताएँ, हमारे जिस टाइम भारत आज़ाद हुए थे, उस टाइम सामाजिक असमानताएँ जो है ज़्यादा थी। आर्थिक विभेद और तथा राजनीतिक विशेषाधिकार समाप्त किए जा सके, इसलिए हमारा संविधान लागू किया गया था। देखिए, हमारे संविधान ने स्पष्ट किया कि कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का स्तर बराबर है, यानी कि कानून की नज़र में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है बराबर है। किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक को विचारों की अभिव्यक्ति की, अपनी आस्था और विश्वास को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता देगी देगी हो मतलब होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति
में जो अपनी आस्था और विश्वास रखता है, तो उनको जो है स्वतंत्रता दी जाएगी। ये कैसे होती है? ये संविधान लागू होने से होती है। देखिए, तथा प्रत्येक की आत्म प्रतिष्ठा को मान्यता दी जाएगी। इन सब अनुबंधों का शिक्षा के लिए बहुत महत्व है। देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के क्या आदर्श हैं और इसको कैसे आप समझ सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श उस समय तक नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक कि शिक्षा द्वारा नागरिकों में उनके महत्व के संबंध में समझ उत्पन्न न हो जाए। मतलब कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी व्यक्तियों में शिक्षा को बढ़ावा न मिले। यानी कि सभी लोग यदि शिक्षित होंगे तो ही ये 4 आदर्श सभी में फैलेगा। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय भारतीय समाज की दुर्दशा बहुत दुर्दशा थी। मतलब जिस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम भारतीय समाज की दुर्दशा जो है बहुत दयनीय थी, ठीक है? यहाँ धार्मिक कट्टरपन था, जाति-पाति का बोलबाला था, स्त्रियों की हीन दशा थी, ऊंची जातियों नीची जातियों पर अत्याचार कर रही थी। संविधान बनाते समय सदस्यों ने इन सब दोषों को ध्यान में रखकर एवं इन्हें दूर करने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए नागरिक को ये 4 अधिकार दिए, जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये 4 अधिकार जो है प्रस्तावना में दिए गए और इनको जो है जो ऊपर में है दिए बताए, इनको कम करने के लिए ये 4 अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। देखिए, ये 4 अधिकार उन सब बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि भारतीय समाज के लिए मूल्यवान हैं। ये निर्देशन सिद्धांत है, आचरण के नियम हैं, सामाजिक जीवन के प्रमाण हैं तथा वे आधार हैं जिन पर भविष्य के कानून एवं विधान विधान निर्माण किए जाने चाहिए। इन चारों आदर्शों की प्राप्ति से जनतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना तो स्वमेव ही संभव है। आप जानते हैं न्याय, न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, इसको समझते हैं। देखिए, न्याय के मूल अधिकार से केवल यह तात्पर्य नहीं है कि किसी अदालत द्वारा न्याय किया जाए। मतलब कि न्याय से का ये मतलब नहीं हुआ कि अदालत ने जो सही या गलत जो भी फैसला किए हैं, वो उससे मतलब है न्याय का, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, न्याय की अवधारणा विस्तृत अर्थों में हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई है। न्याय के आधार पर शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता से तात्पर्य है कि राज्य आइए आगे देखते हैं। देखिए, राज्य राज्य जो है किसी भी नागरिक में भेदभाव, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग भेद या जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा देने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। ये हमारे संविधान में न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमें शिक्षा सामाजिक न्याय के आदर्श के अनुरूप प्रदान करनी है तो हमें अपनी शैक्षिक संस्थाओं का गठन इस प्रकार करना चाहिए कि उनके दरवाजे देश के किसी भी नागरिक के लिए हमेशा खुले रहें। मतलब कोई भी नीची जाति हो, ऊपरी जाति हो, जो भी जाति हो, उनके लिए जो है न्याय का अवधारणा को यदि विस्तार करना है, तो शैक्षणिक स्थान पे जो है शैक्षणिक मतलब विद्यालय के जो है सभी वर्गों के लिए खुले रहना चाहिए। देखिए, हमारे राष्ट्र में कोई भी शैक्षिक संस्था जो राज्य द्वारा संचालित है, वह किसी विशेष धर्म, जाति या प्रजाति अथवा क्षेत्र के लिए ही केवल आरक्षित नहीं की जा सकती है। हमारे विद्यालय में भी किसी प्रकार का भेदभाव समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों में नहीं किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के सब वर्गों के लिए राज्य सेवाओं में नियुक्ति को खोल देने का उद्देश्य उस समय ही पूरा हो सकता है जब सबको अपने आत्मविश्वास के लिए तथा ज्ञान वृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हो। मतलब कि सभी को जो है आत्मविश्वास यानी कि सभी को जो है एक तरह से राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए होना चाहिए। तो सबके लिए जो है एक समान अवसर का समानता यानी शिक्षा का एक जो है समान स्तर का यदि राज्य उपलब्ध कराए तो ही यह संभव है। ठीक है। देखिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि धनी तथा गरीब सबको अपनी जीविका के लिए उचित अवसर प्राप्त हो। यदि किसी भी योग्य विद्यार्थी को
साधनों के अभाव के कारण शिक्षा में अवसर प्राप्त नहीं हो तो यह सामाजिक अन्याय संविधान की धाराओं के विरुद्ध होगा। देखिए आगे। देखिए, सामाजिक न्याय यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई भी अयोग्यता हरिजनों पर जबरदस्ती लगाई जाएगी तो वह यह कानून के खिलाफ होगी होगी। आर्थिक न्याय का मूल अधिकार यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अर्जित करने का, रखने का और उपयोग करने का अधिकार है एवं वह कोई भी व्यवसाय या व्यापार अपने विकल्प के अनुसार अपना सकता है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में अस्पृश्यता का निवारण करके 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देकर और पुरुष एवं स्त्रियों को समान अधिकार देकर सामाजिक न्याय किया गया है। तो बेगार प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी का अंत एवं स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कर आर्थिक न्याय किया गया है। ये चीज देखने के लिए हमारे संविधान में मिलता है। देखिए, और जाति, धर्म, लिंग एवं शिक्षा आदि किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देकर राजनीतिक न्याय किया गया है हमारे संविधान में। अब जानते हैं, न्याय देखने के बाद स्वतंत्रता को समझते हैं। ये हमारे संविधान में जो दिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, इसको कैसे आप समझिएगा। देखिए, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संगठन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। देखिए, स्वतंत्रता को यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो आर्टिकल 19 को आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 19 यदि आप पढ़ लीजिएगा तो स्वतंत्रता के अधिकार को आप समझ लीजिएगा। ठीक है। देखिए, संगठन देखिए, संगठन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। संगठन मतलब कोई भी आप संगठन बना सकते हैं या कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। इसका अधिकार जो है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता में दिया गया है, जो आर्टिकल 19 के तहत ही है। ये सब बनाने का अधिकार देता है। सारे देश में स्वतंत्रता से भ्रमण करने का, देश के किसी भी भाग में रहने का तथा निवास स्थान चुनने का अधिकार देता है। पर अधिकार है। प्रत्येक को अपने दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने का प्रयास करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक को अपनी निजी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार है। राज्य के फंड द्वारा संचालित शैक्षिक विद्यालयों में किसी भी धर्म का शिक्षण नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि जो भी राज्य के पैसे से कोई भी सरकारी विद्यालय चल रहा है तो उसमें जो है किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। किसी को अपने धर्म के कारण किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। संविधान के अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं विकास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विचार करने, विचार अभिव्यक्त करने, सभा करने, भ्रमण करने, आवास, आइए आगे देखते हैं, आवास करने की व्यवस्था करने, संपत्ति अर्जित करने एवं उसका विक्रय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार यह लोकतंत्र जियो और जीने दो की अवधारणाओं में विश्वास करता है। अच्छी शिक्षा द्वारा ही धार्मिक अंधविश्वास, कटुता आदि को रोका जा सकता है। अतः संविधान में सभी को शिक्षा प्राप्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब जानते हैं प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। आप कैसे समझिएगा डेमोक्रेसी क्या है, जो हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रजातंत्र की स्थापना हेतु समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता का होना आवश्यक है। अतः इनकी स्थापना हेतु संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जो ऐसे आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ समानता की अवधारणा के अनुसार भारतीय लोकतंत्र मनुष्य मनुष्य में जाति, संस्कृति, धर्म एवं लिंग आदि के आधार पर भेद नहीं करता है। यह हमारे संविधान में दिया गया है कि आप किसी के साथ जाति, संस्कृति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ दिया गया है, ये आर्टिकल 15 में ये चीज़ चीज़ के बारे में कहा गया है। देखिए,
आर्टिकल 14 में कहा गया है, याद रखिएगा, कि कानून के समक्ष सभी को समान समझता है। यानी कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति बराबर हैं, कानून सबके लिए समान है, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। देखिए आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर देता है। मतलब लोक सेवा जो सरकारी कार्य है या सरकारी वैकेंसी जो निकली है, उसमें जो है सभी को समान अवसर दिया जाएगा, आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल देखिए आगे दिया है कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने के सभी को समान अवसर प्रदान करता है। मतलब कि सार्वजनिक स्थान मतलब सरकारी स्थान हो गया, जो जिस पे सभी लोग का विश्वास रहता है, उस स्थान को प्रयोग प्रयोग में लाने के लिए सभी को जो है समान समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की समाप्ति कर सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। यह आर्टिकल 17 में कहा गया है। देखिए इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक से भी यही उपेक्षा की जाती है कि वह भी किसी के अधिकार का हनन न करे। अब समझते हैं बंधुत्व। बंधुत्व क्या है जो हमारे प्रस्तावना में इसकी बात कही गई है। आइए इसको समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम से शुरू होती है। ठीक है, हम की भावना के साथ ही सह अस्तित्व की भावना की भी प्रधानता है। प्रत्येक व्यक्ति में हम की भावना ही भ्रातृत्व है। मतलब हम की भावना ही जो है एक तरह से भ्रातृत्व की भावना को दर्शाता है। देखिए शिक्षा का कार्य नई पीढ़ी को इस बात से अवगत कराना है कि बंधुत्व या भ्रातृत्व हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। अतएव उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह देश में भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाए। शिक्षा द्वारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, जिसमें अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। इसका हिंदी अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है धर्मनिरपेक्ष। साधारण बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मोन्माद के विपरीत लाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के विपरीत। ठीक है, यहाँ सेकुलर का अर्थ होता है कि अपने राज्य जो है अपने नागरिकों के कल्याण का प्रयास उनके धर्म के प्रति तटस्थ होकर करता है। भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन का निषेध किया गया है तथा राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा को जबरन राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति पर नहीं थोपा जाएगा। ठीक है, तो हम देख लिए पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का माध्यम एवं त्रिभाषा सूत्र के विकास पर प्रकाश डालें। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए और त्रिभाषा सूत्र जो है ये क्या है, इन पे इनका वर्णन करना या इस पे प्रकाश डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान राष्ट्रीयता की भावना को अपनाकर तथा अंग्रेजों एवं अंग्रेजी की मानसिक मानसिक दासता की भावना का परित्याग कर बड़ी सरलता से किया जा सकता है। बस इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा शक्ति का जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी संपूर्ण शिक्षा को प्रारंभ से ही अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही प्रदान करना होगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि पूर्व प्राथमिक आइए आगे देखते हैं। देखिए पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो। देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या नया चीज़ करना चाहते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहली जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, तो उसको जो शिक्षा मातृभाषा में ही देना चाहिए और जो माध्यमिक और उच्च स्तर की जो शिक्षा है, उसको जो है राष्ट्रभाषा में दी जानी चाहिए। देखिए, अतः यह आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक स्तर से ही राष्ट्रभाषा
का संपूर्ण ज्ञान कराया जाए और यदि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के ज्ञान भंडार की तो उच्च शिक्षा के द्वारा ऐसे योग्य अनुवादकों को तैयार किया जा सकता है जो विश्व की समृद्ध भाषाओं के लगभग संपूर्ण ज्ञान भंडार का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करें। इस पद्धति को अपनाकर भारतीय भाषाओं को अपमान से बचाया जा सकता है। भारत के दक्षिण राज्य हिंदी विरोधी है। भारत के जो है दक्षिण में के जो राज्य होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब जो राज्य हैं, ये हिंदू विरोधी हैं तथा अंग्रेजी भाषा के घोर समर्थक हैं ये सब राज्य। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा का ज्ञान दक्षिणी राज्यों को जनता को भी कराया जाए। हिंदी का जो ज्ञान है वह दक्षिण भारत के राज्यों की जनता के को भी यह चीज़ सिखाया जाए तथा उनके लिए इसे सीखने के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए हिंदी सीखने हेतु एक अवधि भी निश्चित की जाए ताकि वे एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही इस भाषा को सीख सके सके देखिए, इसके लिए जो है कई बार जो है कई कई समितियों की गठन किया गया था, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। इस समिति का क्या कथन था, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो समिति थी वह ताराचंद समिति थी, जो 1948 में गठन हुआ था। इनका क्या कहना था भाषा के लिए? देखिए, इस समय भारत गणतंत्र नहीं था। इस समय गणतंत्र का मतलब कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था और संघीय भाषा के विषय में भी कोई निर्णय नहीं हुआ तथा इसी आधार पर ताराचंद समिति ने अपना यह सुझाव दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को भी अनिवार्य बना दिया जाए। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, उसके बाद जब आगे पढ़ा जाएगा उच्च स्तर की शिक्षा के लिए, तो संघीय भाषा मतलब कि राष्ट्र की जो भाषा होती है, उसको भी अनिवार्य बना दिया जाए। इस समिति ने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन के सुझाव दिए थे। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है मातृभाषा और दूसरा है अंग्रेजी या संघीय भाषा। पहला जो है प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा है, उसको मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। जो आगे उच्च स्तर की जो पढ़ना चाहिए, उसको अंग्रेजी या संघीय भाषा में इसका ज्ञान लेना चाहिए। दूसरा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था भाषा के आधार पे, तो राधाकृष्णन आयोग ने तैयार किया था 1948-49 में। इसने क्या-क्या रिपोर्ट में लिखा था उसको देखते हैं। देखिए, इस आयोग का सुझाव था कि छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। क्या-क्या उसको देखते हैं। देखिए, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा का, दूसरा है राज्य की भाषा का और तीसरा है अंग्रेजी का। इन तीनों का ज्ञान जो है ये राधाकृष्णन आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट में कहा गया था। अब तीसरा जानते हैं कि तीसरा जो आयोग आया आया था वह मुदालियर आयोग 1952 में आया हुआ था। इनका क्या कहना था भाषा के आधार पे, देखते हैं। देखिए, मुदालियर आयोग ने छात्रों के लिए प्राथमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन पर सुझाव दिया था। क्या-क्या उसको देखते हैं। देखिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन पर अपना सुझाव दिया था। दूसरा है निम्नलिखित में से चुनी जाने वाली एक अन्य भाषा। जो इसमें चुना गया जो भी भाषा है, इनके अलावा एक भाषा और जो है सीखना चाहिए, जो होगा आपका हिंदी, उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। प्रारंभिक अंग्रेजी, उनके लिए जिन्होंने मिडिल स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। देखिए, उच्च अंग्रेजी अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने पहले अंग्रेजी का अध्ययन किया है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा में होना। अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक भाषा मतलब यूरोपीय का जो भाषा है उसमें ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है एक शास्त्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। चौथा जो समिति आई थी उसका नाम था भावात्मक एकता समिति, जो 1962 में बनी थी। इसने क्या कहा था उसको देखिए। देखिए, इस समिति ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया, जिसका वर्णन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किया गया। पांचवा जो कमेटी आई थी भाषा पे वो थी कोठारी आयोग 1964। देखिए, इस आयोग ने निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया। पहला जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का, दूसरा है संघ की राजभाषा या सह
राजभाषा का, और तीसरा जो है एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो न 1 और 2 के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो। मतलब 1 और 2 के अंतर्गत जो भाषा नहीं आ रही है, वह तीसरा भाषा चुना जाए। हो सकता है तो आधुनिक जो है एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, उपयुक्त सुझावों पर नज़र डालने से यह ज्ञात होता है कि स्वतंत्र भारत में भाषाओं की उलझन को सुलझाने के लिए 2 सूत्र प्रतिपादित किए गए। एक था द्विभाषा सूत्र और दूसरा था त्रिभाषा सूत्र। दोनों सूत्र उपयोगी हैं, परंतु भारत की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्रोफेसर अन्य दानेश गोडक ने कहा कि राष्ट्र की भव्यता बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र को अमल में लाना सही मार्ग है। ये किसका कहना था? प्रोफेसर अन्य दानेश गोडक का। देखिए, द्विभाषा सूत्र से बढ़कर त्रिभाषा सूत्र समायोजित है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए उसे अपनाना हमारा कर्तव्य है। यह भी ठीक है कि मातृभाषा में हर एक शिक्षार्थी आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अंग्रेजी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर है। अंग्रेजी जैसी भाषा से जो लाभ हमें उठाना चाहिए, अवश्य उठाएंगे। विश्व भाषा के रूप में उसे अपनाने में हम संकोच नहीं करेंगे। इस तरह मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी तीनों भाषाओं को विद्यार्थी सीखते हैं। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, त्रिभाषा सूत्र। देखिए, सन 1956 में केंद्रीय स्तर पर द्विभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर इसका प्रतिपादन किया गया। उस समय से लेकर सन 1968 तक, जब केंद्रीय सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की, यह अपना अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरा। हम इस संबंध में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। पहला जो इसमें संशोधित किया गया था, तो सूत्र प्रतिपादन 1956, जिसमें कहा गया था कि देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में त्रिभाषा का सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23वीं बैठक में किया। उसने सरकार के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित 2 सूत्रों का निर्माण किया गया था। क्या-क्या था उसको देखते हैं। प्रथम सूत्र था कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम हो, या क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम हिंदी या अंग्रेजी हो। दूसरा जो है हिंदी या अंग्रेजी में। देखिए, प्रथम सूत्र में जो है इन सभी भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया था, और दूसरा सूत्र में जो है हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा है कि एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए, जो 1 और 2 में ना ली गई हो। जो ऊपर बताया है उसमें जो है ये जो भाषा है ना ली गई हो। देखिए आगे, द्वितीय सूत्र पहले सूत्र के समान। द्वितीय सूत्र जो था वो पहले सूत्र के समान था। दूसरा है कि अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है कि हिंदी, मतलब कि जो हिंदी में नहीं आता, जो हिंदी जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है, उसको हिंदी कहते हैं, हिनंदी कहते हैं, यानी कि वो हिंदी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए ये होना चाहिए। दूसरा जो आया था सूत्र का सरलीकरण 1961 में, इसमें क्या-क्या कहा गया था उसको देखते हैं। देखिए, सूत्र का सरलीकरण 1961। प्रत्येक दोनों सूत्रों पर विचार करने के लिए सरकार ने सन 1961 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने दोनों सूत्रों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात यह निश्चय किया कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। अपने इस निश्चय के अनुसार सम्मेलन ने त्रिभाषा सूत्र का निम्नलिखित सरलीकृत रूप तैयार किया गया था। देखिए, अब ये आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो हम बता रहे हैं। पहला, क्षेत्रीय भाषा। यदि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा से भिन्न है, तो क्षेत्रीय भाषा और
मातृभाषा दोनों जो है इसमें ज्ञान या शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा है हिंदी या हिंदी क्षेत्रों में, हिंदी क्षेत्र किसको कहते हैं? जो हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, ठीक है? देखिए क्षेत्रों में इसके स्थान पर कोई अन्य भारतीय भाषा को आप ले सकते हैं। तीसरा है कि अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा में आप ले सकते हैं, ज्ञान इसमें ले सकते हैं। देखिए सूत्र में 2 संशोधन 1962, 1964 जो ऊपर में बताया है, इसमें जो है 2 संशोधन हुए 1962 में और 1964 में। देखिए त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके उसे देश के लिए वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए सन 1962 की भावनात्मक एकता समिति और सन 1964 के कोठारी आयोग द्वारा रचनात्मक कदम उठाए गए। उसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में किए जाने वाले संशोधन दृष्टव्य है। तो आइए देखते हैं संशोधन करके जो इसमें प्रस्तुत किया गया था क्या-क्या। देखिए पहला है भावात्मक एकता समिति का संशोधन। देखिए भावात्मक एकता समिति ने हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों के लिए 2 पृथक त्रिभाषा सूत्रों का निर्माण किया गया। जैसे हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र कैसा था उसको देखते हैं। देखिए निम्न प्राथमिक स्तर पे जो था यानी 1 से 5 के लिए जो शिक्षा आप ले सकते थे वो किन-किन भाषाओं में ले सकते थे उसको देखते हैं। देखिए केवल एक अनिवार्य भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा है किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से ही दी जा सकती है। जो आप यदि अंग्रेजी में ले सकते हैं, यदि आपको स्वेच्छा तो स्वेच्छा के अनुसार ही आपको जो है शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी। दूसरा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे किस टाइप का आप भाषा में शिक्षा ले सकते हैं। जो उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक था। देखिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा है नंबर 1 में जो है से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा में शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि आप यदि एक में जो भी भाषा चुने हैं उससे अलग ये जो है आधुनिक होना चाहिए भाषा शिक्षा के माध्यम में। तीसरा है आप अंग्रेजी में ले सकते हैं। देखिए निम्न माध्यमिक स्तर पे जो 9 और 10 में जो है आप शिक्षा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ले सकते हैं या अंग्रेजी में ले सकते हैं या नंबर 1 में जो है जो भाषा लिए हैं उससे जो है भिन्न होना चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा के ज्ञान में ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पे जो 11-12 होता है उसमें देखिए निम्नलिखित में से 2 भाषाएँ आप में शिक्षा ले सकते हैं। पहला था हिंदी के अलावा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में आप ले सकते हैं। दूसरा है अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक विदेशी भाषा में आप ले सकते हैं या शास्त्रीय भाषा में। इन सभी में से किसी में आप जो है शिक्षा ले सकते हैं। देखिए अब जो है वो हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र किस टाइप का था, जो हिंदी नहीं बोलते थे। देखिए निम्न प्राथमिक स्तर जो 1 से 5 तक था, ये जो है केवल एक अनिवार्य भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा है किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से दी जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है 6 से 8 में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम आप तैयार करके शिक्षा दे सकते हैं या क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम तैयार करके आप शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा था हिंदी या अंग्रेजी किसी में से आप तीनों में से किसी से आप शिक्षा के माध्यम में चुन सकते हैं। तीसरा था निम्न प्राथमिक स्तर जो 9-10 होता था, इसमें जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में आपको शिक्षा दी जा सकती है या अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में या तीसरा है कि नंबर 2 यानी अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ के जो है से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा में आप ज्ञान ले सकते हैं। नंबर 4 था कि उच्च माध्यमिक स्तर जो 11-12 होता है, इसमें जो आपको जो शिक्षा दी जाएगी, वो आपको हिंदी के माध्यम से दी जाएगी या यानी कि निम्नलिखित में से 2 भाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं। एक हिंदी के माध्यम से, दूसरा है एक आधुनिक भारतीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम ना हो पहले और तीसरा है अंग्रेजी। देखिए, आगे जाके कोठारी आयोग का संशोधन हुआ, उसको जानते हैं। देखिए कोठारी आयोग का संशोधन जो त्रिभाषा सूत्र पे हुआ था। देखिए कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसने अपने प्रतिवेदन में इन कठिनाइयों का वर्णन किया है, फिर सूत्र के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है और अंत में संशोधित त्रिभाषा सूत्र का लेखबद्ध
किया है। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का रूप निम्न प्रकार से अंकित किया है। पहला जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में आप ज्ञान ले सकते हैं शुरू में। उसके बाद जो है संघ की राजभाषा जो हिंदी है या सह राजभाषा के रूप में आप शिक्षा ले सकते हैं। तीसरा है एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं। जो है ऊपर में 1 और 2 को अंतर्गत जो शिक्षा ले चुके हैं उसको छोड़ के, ठीक है। उसके छोड़ के अन्य किसी में आप भाषा में ज्ञान ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए भाषाओं का अध्ययन आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मतलब स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला सुझाव जो दिया गया था कि निम्न प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 4 तक तैयार किया गया था कि एक भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा था उच्च प्राथमिक स्तर जो 5 से 7 हुआ करती थी, इसमें 2 भाषाओं में आप ज्ञान दे सकते हैं, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में, दूसरा था हिंदी या अंग्रेजी में से किसी में आप शिक्षा दे सकते हैं विद्यार्थियों को। तीसरा है निम्न माध्यमिक स्तर जो कक्षा 8 से 10 तक की होती थी। इसमें 3 भाषाएं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। पहली थी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का, दूसरा था उच्च या निम्न स्तर की हिंदी, तीसरा था उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। इन तीनों में से किसी में आप जो है शिक्षा दी जा सकती थी बच्चे को। देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। पहली थी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का होना, दूसरा था अंग्रेजी या हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ली गई हो तो, तीसरा था हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में आप ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद जो सूत्र का अंतिम रूप जो तैयार किया गया था 1968 में, इसमें क्या-क्या कहा गया था उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के समस्त रूपों का अध्ययन करने के पश्चात इस सूत्र को अंतिम रूप प्रदान किया त्रिभाषा सूत्र को। सरकार ने अपनी कब किया था 1968 में। सरकार ने अपनी सन 1968 की शिक्षा के राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र को मान्यता प्रदान की है और घोषित किया है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए निम्नलिखित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। पहला था हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भाषा होनी चाहिए। दूसरा था वो हिंदी भाषी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में की जानकारी जो है होनी चाहिए। चलिए 2 प्रश्न देख लिया इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं आने वाले वीडियो में आपको किन-किन क्वेश्चनों का तैयारी यानी विश्लेषण करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे चर्चा करेंगे जो कि है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषाओं के विकास पर प्रकाश डालें और दूसरा है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक तो बता ही दिए हैं। इससे पहले जो है पहले जो वीडियो बना हुआ है यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।